हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान। छात्रों, इस लेक्चर्स में हम कर के वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या करेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में सिर्फ कर के वर्गीकरण को समझाया था, कितने प्रकार के कर के वर्गीकरण हैं इनके बारे में चर्चा की थी। आज इस लेक्चर्स में हम एक एक करके कर के हर वर्गीकरण को रेखाचित्र के द्वारा और तालिका के द्वारा स्पष्ट करेंगे। इस लेक्चर को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार कंटेंट को पहुंचा सकें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस चैनल को लाइक भी करें एवं कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने कमेंट हम तक प्रेषित करने की बातें करें, जिससे इस चैनल को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। Please subscribe and like this channel and send your suggestions and questions to us by comments, so that the answers to be your questions can be sent in a simple and easy manner, and this link can be made more effective for you. छात्रों, पिछले लेक्चर्स में हमने कर का वर्गीकरण किया था और इस लेक्चर्स में हम उसी वर्गीकरण को और ज़्यादा व्याख्या करके और ज़्यादा स्पष्ट रूप में आप तक उपलब्ध करा रहे हैं। पहला वर्गीकरण हमारा था रेट के आधार पर कर का या दर के आधार पर कर का वर्गीकरण, और इनको 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था आनुपातिक कर, दूसरा था प्रगतिशील कर, तीसरा था प्रतिगामी कर और चौथा था अधोगामी कर। हम क्रमशः अलग अलग रूप में इसको आपके पास उपलब्ध करा रहे हैं, जो अलग अलग स्लाइड्स के रूप में आपके पास होंगी। छात्रों, पहला कर था अनुपातिक कर, जिसे हमने रेशनल टैक्स का नाम दिया था, जिसे हम रेशनल टैक्स कह भी सकते हैं। छात्रों, अनुपातिक कर वह कर प्रणाली है जिसमें करदाता के द्वारा किसी भी आय पर एक ही अनुपात से कर दिया जाए। इनका अनुपात हर आय वर्ग के लिए एक समान होता है, इसी नाते इसको अनुपातिक कहा जाता है। इसी कारण इसे रेशनल टैक्स कहा जाता है। जैसा कि आपके तालिका में स्पष्ट है, 5 आय वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है, 1000, 5000, 10,000, 15,000 और 20,000। आप दूसरे कॉलम में देख रहे हैं कर की दर 10% के अनुपात में हर आय वर्ग के लोगों के लिए है। 1000 आय कमाने वाला भी व्यक्ति 10% की दर से ही कर का भुगतान करेगा। 5000 कमाने वाला व्यक्ति भी 10% की दर से ही कर का भुगतान करेगा। 10,000 कमाने वाला भी कर का भुगतान 10% दर से ही करेगा। 15,000 कमाने वाला भी उसी दर से और 20,000 कमाने वाला भी उसी दर से। छात्रों, इस कर के अनुपात से अंतर यह होता है कि सरकार को आय तो बढ़ती हुई दर से मिलती है, किंतु करदाता को उसे मालूम होता है कि वह किस दर से कर का भुगतान कर रहा है या उसे कितना धनराशि कर का भुगतान के रूप में करना है। करदाता किसी भी प्रकार की कर चोरी करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा होता है, उसे ज्ञात होता है कि उसका जो कर का अनुपात है वो एक ही होगा। वो किसी भी आय वर्ग में चला जाए, उसके द्वारा कर का भुगतान एक ही दर से किया जाएगा। इसी कारण इसे अनुपातिक कर कहते हैं। छात्रों, इस कर का गुण है, यह कर कर देने में करदाताओं के लिए आसान है। वह कर किसी भी प्रकार की कर की चोरी करने के से वंचित हो रहता है। वह कर के चोरी के लिए प्रयास भी नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी जो भी आय होगी उसे एक ही अनुपात से कर देना है। और कर का भार जो है वो समस्त करदाताओं के ऊपर समान रहता है। इसके गुण में हम कह सकते हैं कि यह कर बहुत ज़्यादा उदार है, बहुत ज़्यादा समान कर है। इसका भार जो है वो हर करदाता के ऊपर समान पड़ता है। यह इस कर प्रणाली का गुण है। किंतु दोष के रूप में कई अर्थशास्त्रियों ने इस कर के दोष बताए हैं। उनका मानना था कि देश में निवास करने वाले जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनकी कर देय क्षमता अधिक होती है और गरीब वर्गों की कर देय क्षमता कम होती है। जब अमीर जिनकी कर देय क्षमता ज़्यादा है उनसे अगर सरकार कम दर से कर लेगी, और गरीब जिसकी कर देय क्षमता कम है अगर सरकार उनसे अधिक दर से कम लेगी, तो यह न्याय संगत नहीं होगा, अन्याय संगत होगा, यह लॉजिकल नहीं होगा, लीगल नहीं होगा। इसी कारण इस कर प्रणाली को आलोचित किया जाता है। इसी कारण कई सारे अर्थशास्त्रियों ने इस कर प्रणाली की आलोचना की है। उनका मानना है कि अनुपातिक कर सरकार के सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक दायित्व के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। सरकार का दायित्व होता है कि जिनकी आय अधिक है उनके ऊपर कर का बोझ अधिक लगाया जाए, और जिनकी आय कम है उनके ऊपर कर का बोझ कम लगाया जाए। और इस अनुपात में या इस सिद्धांत में यह कर उपयुक्त नहीं होता है। यह इस कर प्रणाली की आलोचनाओं में शामिल किया जाता है। छात्रों, अनुपातिक कर को रेखाचित्र के द्वारा हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं।
आप देख रहे हैं ओ एक्स अक्ष पर उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित किया गया है और ओ वाई अक्ष पर उपभोक्ता के द्वारा भुगतान की जा रही कर की दर को प्रदर्शित किया गया है। श्रृंखला में आपने देखा होगा कर की दर 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये अनुपात है, ये दर है, कर के भुगतान की दर है। और नीचे उपभोक्ता की आय 1000, 2000, 4000, 5000 ये उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित किया गया है। रेखा चित्र में स्पष्ट रूप से रेखा आपको प्रदर्शित हो रही है। ये रेखाएं आपको बताती हैं कि किसी भी आय वर्ग पर उपभोक्ता के द्वारा कर का भुगतान एक समान दर से है। चाहे वह 10,000 रुपये कमा रहा है तो भी कर का भुगतान वो 10% ही करेगा। 2,000 कमा रहा है तब भी कर का भुगतान वो 10% से ही करेगा। 3,000 रुपये कमाएगा तो भी वो कर का भुगतान उसी अनुपात से करेगा। और 4,000 भी कमा रहा है तो उसके द्वारा कर का भुगतान उसी अनुपात से किया जाएगा। तो यह कर के अनुपाती कर के विचारों को हम रेखाचित्र के द्वारा इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। छात्रों, प्रगतिशील कर वह कर है जो उपभोक्ता की आय के वृद्धि के साथ साथ या करदाता की आय के वृद्धि के साथ साथ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर में भी संवर्धन देखने को मिलता है। चूँकि कर की दर बढ़ती है, रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज करता है, इसी कारण इसे प्रगतिशील कहते हैं। आपको तालिका में दिख रहा होगा उपभोक्ता की आय जब 1000 है तो उपभोक्ता के द्वारा कर का भुगतान 10% की दर से किया जा रहा है, अर्थात वह 100 रुपये कर का भुगतान कर रहा है। और जब उसकी आय बढ़ कर के 5,000 रुपये हो जाती है तो कर की दर भी 10% से बढ़ कर के 12% हो जाती है। अब उसके द्वारा कर का भुगतान 600 रुपया किया जाएगा। जब उसकी आय बढ़ कर के 1,000 से 10,000 हो जाती है या 5,000 के क्रम में आगे बढ़ कर के 10,000 हो जाती है तो कर की दर जो 1,000 पर 10% थी, 5,000 पर 12% थी, अब वह बढ़कर 14% हो जाती है। इस कारण उसे 10,000 पर अब 1,400 रुपये कर का भुगतान करना पड़ेगा। उसकी आय पुनः बढ़कर जब 15,000 रुपये हो जाती है तो कर की दर में फिर संवर्धन होता है और यह 16% की दर से भुगतान करना पड़ रहा है। जैसा कुल रेखाओं के रूप में आपको दिखाया जा रहा है, कुल आंकड़ों के रूप में दिखाया जा रहा है कि 2,400 रुपये उसे कर का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार 20,000 पर भी आय की दर बढ़ करके जब 15,000 से 20,000 हो जाती है तो करदाता का जो कर का दर है वह भी 18% की दर से लग रहा है। जो पहले 16% था वह बढ़ करके अब 18% हो गया है। इस अनुसार उसको अब 3,600 रुपये कर का भुगतान करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के यह स्पष्ट होता है कि प्रगतिशील कर वह कर है जो करदाता की आय के बढ़ने के साथ साथ प्रगति करता है, आय के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता हुआ है। अब इस कर का जो पॉजिटिव पॉइंट है जिसको अर्थशास्त्रियों ने इसके समर्थन के रूप में स्पष्ट किया है, उनका मानना है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कर देय क्षमता भी बढ़ जाती है। तो उपभोक्ता की आय में होने वाली वृद्धि के कारण जब उसकी कर देय क्षमता बढ़ जाएगी तो करदाता को पहले की तुलना में अब कर ज़्यादा देना चाहिए। यह न्याय संगत है। इसी नाते इस कर को बढ़ते हुए आय के साथ स्थापित किया गया है। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। किंतु निगेटिव पॉइंट्स के रूप में देखा जाए तो आज किसी भी देश की जो सरकार है उसमें एक उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर सरकार अपने देश के उद्योगपतियों के आय के संवर्धन के साथ साथ उनके ऊपर कर की दर को बढ़ा देगी तो वह करदाता जो अमीर है वह करदाता देश के सरकार की नीतियों से नाखुश हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा और वह देश छोड़ करके ऐसे देश की तलाश करेगा जिस देश में उसको कर की दर का भुगतान करना पड़े। इसीलिए कहते हैं ये टैक्स चोरी को बढ़ावा देता है। यह कर प्रणाली कर चोरी के लिए करदाताओं को, ईमानदार करदाताओं को प्रेरित करती है। कोई भी व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई आय को और अधिक कर के रूप में भुगतान नहीं करना चाहेगा। आपको तालिका में दिख रहा है, अगर वो 1,000 रुपये कमा रहा है तो उसको 100 रुपये देना है, अगर वो 5,000 कमा रहा है तो उसको 600 रुपये देना है। मतलब अगले 4,000 रुपये की इनकम में उसको 500 रुपये का बढ़ा कर देना पड़ रहा है। और आगे देखा जाए अगर 10,000 रुपये उसकी इनकम है तो उसे अब 1,400 रुपये कर देना पड़ रहा है। 5,000 पर कर उसको 600 देना पड़ रहा है और आगे की 1,000 रुपये पर उसे बढ़ा हुआ कर 800 रुपये देना पड़ रहा है। 15,000 पर भी आप देख रहे हैं कि 15,000 पर आय तो बढ़ी केवल 5,000 रुपये है, जबकि कर उसको 1,000 रुपये बढ़ा के देना पड़ रहा है। आगे 5,000 रुपये इनकम बढ़ती है, 15,000 से 20,000 हो जाता है, उसको बढ़ी हुई आय केवल 5,000 रुपये है, जबकि उसका कर जो बढ़ा है वो 1,200 रुपये कर बढ़ा के देना पड़ रहा है, जो 2,400 से लेकर 3,600 रुपये के अनुपात में देना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से स्पष्ट हो रहा है कि करदाता की आय बढ़ने के साथ साथ कर का भुगतान उसको ज़्यादा करना पड़ेगा और यह दिखने में प्रतिशत 2%, 3% का परिवर्तन रहता है, जबकि वास्तव में अगर देखा जाए 5,000 रुपये इनकम पर बढ़ने पर अगर 1,200 रुपये उसको कर बढ़ा कर देना पड़ रहा है तो ये एक हैवी लोड है, ये एक बहुत बड़ा बोझ
बोझ है जिसको करदाता देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो यह कर चोरी को बढ़ावा देता है। यह करदाता के अंदर निराशावादी प्रवृत्ति ले आता है, ईमानदार करदाता को कर चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। तो यह इस कर की आलोचनाएँ हैं। इस कारण इस कर प्रणाली को लोगों ने या अर्थशास्त्रियों ने अति उत्तम कर प्रणाली में शामिल नहीं किया है, इसकी आलोचना किया है। छात्रों, उसी प्रगतिशील कर को रेखाचित्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं OX अक्ष पर उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित किया गया है, OY अक्ष पर उपभोक्ता के कर की दर को प्रदर्शित किया गया है। एक तरफ जब उपभोक्ता की आय 1000 रुपये है तो उसे 10% की दर से कर भुगतान करना पड़ रहा है। जब 5000 रुपये उसकी आय हो जाती है तो उसे 12% की दर से कर का भुगतान करना पड़ रहा है। यह क्रमशः जैसे जैसे बढ़ रहा है, 12,000 से जब 5,000 से जब 10,000 हो रहा है तो उसकी कर की दर बढ़कर के 14% हो जा रही है। 10,000 से जब 15,000 उसकी आय हो रही है तो कर की दर पुनः बढ़कर के 16% हो जा रही है। और आय और बढ़कर के जब 20,000 हो रही तो कर की दर बढ़कर के 18% हो जा रही है। ये रेड रेखा, जो लाल रंग की रेखा आपको दिखाई पड़ रही है रेखा चित्र में, वह कर की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दिखा रहा है, अर्थात प्रगतिशील प्रवृत्ति को दिखा रहा है। इसी नाते इसको हम प्रगतिशील कर के रूप में भी कहते हैं। यह TT रेखा जो कर दिया जा रहा है उसकी स्थिति को प्रदर्शित कर रही है। और इस रेखा चित्र में साफ स्पष्ट हो रहा है कि आय के बढ़ने के साथ साथ कर की दर का भी भुगतान करदाता को अधिक करना पड़ रहा है। यह इस कर का रेखाचित्र के द्वारा स्पष्टीकरण है। छात्रों, अगला कर है प्रतिगामी कर। प्रतिगामी ठीक प्रगतिशील कर का अपोजिट कर है, एकदम विपरीत कर है। जैसे जैसे प्रतिगामी कर में हमने देखा था कि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता के ऊपर कर का भार बढ़ रहा था, कर की दर बढ़ रही थी और आलोचना की गई थी कि इससे जो करदाता है वो हतोत्साहित होगा और वह अब अपनी कर पे क्षमता को वंचित होने के नाते, कर पे क्षमता में दबाव होने के नाते कर की चोरी करने की बात करेगा। तो इसी नाते अर्थशास्त्रियों ने दूसरे कर की व्याख्या की जिसे प्रतिगामी कर कहा जाता है। यह ठीक उसका उल्टा है, अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर की दर को कम किया जाएगा। आपको तालिका से स्पष्ट दिख रहा होगा कि जब 1000 रुपये उसकी आय है तो करदाता को 18% कर के दर से भुगतान करना पड़ रहा है। और जब उसकी आय 5,000 रुपये हो गई तो कर की दर घट करके 16% के अनुपात में हो गई। और जब कर की दर और कम हो जाती है, 10,000 उसकी आय हो जाती है तो कर की दर और कम हो जा रही है, 16% से 14% हो जा रही है। जब उसकी आय 15,000 हो जा रही है तो और ये कम हो करके 12% हो जा रही है। और जब 30,000 रुपये उसकी इनकम हो जा रही है तो ये घट करके 10% हो जा रही है। इस कर के पक्ष में जो सुझाव दिया जाता है वो यह है कि करदाता इस प्रकार के कर के भुगतान के लिए जो उच्च आय वर्ग वाले हैं वो तैयार रहते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी ज़्यादा उनकी आय होगी उतना ही सरकार उनके ऊपर कम कर लगाएगी या कर की दर उनके ऊपर कम होगी। एक आम उपभोक्ता भी इस कर प्रणाली में ईमानदारी से कर देने की बात करता है, जैसा कि अर्थशास्त्रियों का विचार है। जैसा कि अर्थशास्त्रियों ने माना है कि अगर इस प्रकार की कर प्रणाली की चर्चा की जाए तो एक आम करदाता अपनी आय को स्पष्ट रूप से बढ़ा करके दिखाने की बात करेगा, पूरी की पूरी आय को दिखाने की बात करेगा, किसी भी प्रकार की आय को छिपाने की बात नहीं करेगा। क्योंकि जितना आय वो अधिक दिखाएगा उतना ही ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा, उतना ही ज़्यादा कर की दर में उसको छूट मिलेगी। किंतु छात्रों, अर्थशास्त्रियों ने इस कर की बहुत आलोचना की है। उनका मानना है कि सरकार का नैतिक दायित्व है कि ऐसे लोगों पर कर का भार कम पड़े, ऐसे लोगों पर सरकार का चाहती है कि कर का दबाव कम पड़े जिनकी आय कम है। और यह कर प्रणाली ठीक उसके विपरीत कर प्रणाली है। विपरीत अर्थात एक ऐसी कर प्रणाली आप कह सकते हैं कि जिसकी आय कम है उसे कर का भुगतान बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। आप देखिए 1000 कमाने वाला व्यक्ति 180 रुपये कर दे रहा है। तो आप कह सकते हो कि एक नकारात्मक विचारधारा इस कर प्रणाली में देखने को मिलती है। आय बढ़ करके उसकी 5,000 रुपये हो गई तो उसे अब 16% की दर से कर का भुगतान करना पड़ रहा है, अर्थात उसे अब 800 रुपये का कर का भुगतान करना पड़ रहा है। अब आप देख सकते हो कि आय तो उसकी 4,000 रुपये बढ़ी, लेकिन उसे कर का जो भार वहन करना पड़ा वो मात्र 620 रुपये का भुगतान करना पड़ा। और आगे हम बढ़ें, उसकी आय 5,000 से बढ़कर के 10,000 रुपये हो गई। इसका मतलब लगभग उसकी आय दोगुनी हो गई, जबकि जो कर उसको भुगतान करना पड़ रहा है वो 800 के बजाय अब 1400 करना पड़ रहा है, मतलब मात्र 600 रुपये। और आगे बढ़ा जाए, उसकी आय 10,000 से बढ़ के 15,000 रुपये हो गई, तो फिर उसकी आय में अनुपातिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो विधि 5,000 रुपये की हुई, लेकिन उस 5,000 के लिए उस करदाता को जो कर का भुगतान करना पड़ रहा है
वह और भी कम करना पड़ रहा है। आप अनुपात लगा सकते हैं, केवल 850 रुपये की आय ही बढ़ कर के उसको देना पड़ रहा है, 850 रुपये ही उसे कर के रूप में भुगतान करना पड़ रहा है। और 15,000 से उसकी आय जैसे दोगुनी हो जाती है, 30,000 रुपये हो जाती है, तो अब उसे 22,500 के बजाय उसको अब 3,000 रुपये कर देना पड़ा है, 22,500 के बजाय उसको 3,000 रुपये कर देना पड़ा है। मतलब 15,000 रुपये की आय संवर्धन पर उसे सिर्फ 750 रुपये कर देना पड़ रहा है। यह एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह एक प्रकार का गरीबों के ऊपर इसका भार अधिक पड़ेगा, अमीरों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। ये इस कर प्रणाली की आलोचना है। अर्थशास्त्रियों का मानना है, जो इसके आलोचक हैं उन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह कर प्रणाली किसी भी देश के सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की अवहेलना करता है। इस कारण यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। इस कारण अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की भूरी भूरी आलोचना की है और इस सिद्धांत को सामाजिक कल्याण सिद्धांत या राजस्व के सही सिद्धांत के अनुरूप नहीं माना है। इस नाते इस कर को अस्वीकार कर दिया गया है। छात्रों, प्रतिगामी कर के रेखाचित्र का विवर्तन आपके सामने है। ओ एक्स अक्ष पर पुनः पिछले डायग्राम की ही तरह उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित किया गया है और ओ वाई अक्ष पर कर की दर को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ आपको दिख रहा है कर की दर 0 से लेकर के 18% तक की दर से प्रदर्शित की गई है और आय 1,000 से लेकर के 30,000 रुपये तक की आय को प्रदर्शित किया गया है। रेखाचित्र में छात्रों, जब उपभोक्ता की आय 1,000 रुपये है तो उसे 18% की दर से कर का भुगतान करना पड़ रहा है। जब उसकी आय 5,000 रुपये हो जाती है तो उसे कर का भुगतान 16% की दर से करना पड़ रहा है। जब उसकी आय 10,000 हो जाती है तो 14% की दर से करना पड़ रहा है और जब आय 15,000 हो जाती है तो उसे 12% की दर से कर का भुगतान करना पड़ रहा है और एट लास्ट अंत में जब उसकी आय बढ़कर के 30,000 रुपये हो जाती है तो उसे 10% की दर से कर का भुगतान करना पड़ रहा है। ये जो लाल रेखा है यह पिछले रेखा चित्र के ठीक विपरीत दिखा रही है। इस रेखा को हम कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कह रहे हैं, बाएं से दाएं गिरती हुई रेखा कह रहे हैं, जबकि यह रेखा एक निगेटिव इम्पैक्ट को दिखा रही है। आपको दिख रहा होगा ये आय तो कम हो रही है और आय कम है और कर का जो भुगतान है वो अधिक है। जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे कर का जो दबाव है वो करदाता के ऊपर कम होता चला जा रहा है। तो यह इस प्रकार के कर का रेखाचित्रीय विवर्तन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। छात्रों, अब हम दर के अनुसार अंतिम कर के विवर्तन की बात कर रहे हैं, अंतिम कर के दर की बात कर रहे हैं, अंतिम कर के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, जो कर के स्वरूप के आधार जो कर के दर के आधार पर इसकी व्याख्या करता है। अधोगामी नाम है। यह कर प्रणाली प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दोनों कर प्रणाली का मिश्रित रूप है। अधोगामी, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे कुछ सीमा तक कर का भुगतान अधिक बढ़ रहे हुए दर से करना पड़ेगा। एक सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है और उसके बाद कर की दर कम होने लगती है। छात्रों, आपके सामने तालिका से स्पष्ट है, जब उपभोक्ता की आय 1,000 रुपये है तो उपभोक्ता को 10% की दर से कर का भुगतान करना पड़ रहा है, अर्थात उसको 100 रुपये कर का भुगतान करना पड़ रहा है। आय बढ़ करके जब 5,000 रुपये हो जा रही है तो उसे अब 12% की दर से कर का भुगतान करना पड़ रहा है। मतलब आय में वृद्धि हुई और आय में वृद्धि होने के साथ साथ करदाता को अब बढ़ी हुई दर से कर का भुगतान करना पड़ रहा है। किंतु आय जब बढ़कर 10,000 हो गई तो कर फिर से 12% के बजाय 14% हो गया। और आगे की इकाई में हम देख रहे हैं कि जब उसकी आय 10,000 से बढ़ के 15,000 हो जा रही है तो करदाता को किसी भी प्रकार के कर के दर में संवर्धन देखने को नहीं मिल रहा है। वह 10,000 पर भी 14% की दर से कर का भुगतान कर रहा था और 15,000 पर भी वह 14% की दर से ही कर का भुगतान कर रहा है। यह उस बिंदु को स्पष्ट कर रहा है जहां पर करदाता को अब कर की दर में संवर्धन नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है। आय पुनः जब बढ़ के 15,000 से 30,000 हो जा रही है तो अब कर की दर 14% से घट करके 12% हो जा रही है। पहली 3 इकाई में प्रोग्रेसिव, 2 इकाई में कांस्टेंट और नीचे की 2 इकाई में आप कह सकते हैं कि ये रिग्रेसिव टैक्सेशंस को अडॉप्ट किया हुआ है, तो इसीलिए इसको अधोगामी कहते हैं। यह प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दोनों का मिला हुआ स्वरूप है। छात्रों, यह कर प्रणाली आज के चलन में लगभग हर देशों में पाई जाती है। हर देश की सरकार अपने करदाताओं को 3 श्रेणी में बांटती है। एक ऐसा करदाता जिसकी आय बहुत कम है, जो कर का भुगतान नहीं कर सकता है या बहुत कम कर के भुगतान को करने में सक्षम है। ऐसे करदाताओं पर सरकार बहुत कम दर से कर लगाती है। दूसरा करदाता जो मध्यम वर्ग का है या मध्यम क्लास से थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे करदाता को
सरकार विलासिता वस्तुओं के उपभोग करने वाले करदाता के रूप में मानती है। सरकार का मानना है कि ये करदाता ना तो निवेश करते हैं और ना ही इनकी कोई ऐसी आवश्यकता है जो ये अपनी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हैं। ये विलासितापूर्ण वस्तुएं, ब्रांडेड कमोडिटीज़, ये लग्जरियस कमोडिटीज़, ये चलन की वस्तुएं, फैशन की वस्तुओं के उपभोग को बहुत तेज़ी से बढ़ावा देते हैं और इनकी इनकी बचत कम, इनके उपभोग ज़्यादा हैं, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस इनके ज़्यादा हैं। तो सरकार इस नाते इन करदाताओं से एक हैवी अमाउंट में कर का चार्ज करती है, एक हैवी अमाउंट में कर इनसे लेने की बात करती है। किंतु जब इनकी आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सरकार इन्हीं करदाताओं को अब निवेशकर्ता के रूप में मानने लगती है। इसी नाते इन्हें सरकार कर की दरों में छूट देने का काम करती है। भारत की कर प्रणाली भी ठीक इसी प्रकार से है। 5 लाख रुपए तक कमाने वाले को सरकार प्रत्यक्ष कर से वंचित रखती है, मानती है कि इनकी आय कम है, ये अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को ही उपभोग नहीं कर पाएंगे, तो इस नाते सरकार इनसे कर नहीं लेती है। जब उनकी आय बढ़ करके 5 लाख से 10 लाख हो जाती है तो कर की दर कम है, करीब 10% की दर से उनको कर का भुगतान करना पड़ता है। और जब उनकी आय बढ़ करके 10 लाख से 20 लाख के ऊपर जाती है तो उनको अब 20% की दर से कर का भुगतान करना पड़ता है। आय क्रमशः और अधिक बढ़ जाने पर उन्हें 50 लाख रुपए तक की इनकम पे 30% कर का भुगतान करना पड़ता है। और उसके बाद सरकार उनको कई प्रकार की विशेष छूट देती है। वह किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसे दे करके, चैरिटेबल संस्थानों में दान करके उस कर की राशि से वंचित, एक सीमा तक कर की राशि से वंचित हो जाते हैं। तो यह अधोगामी कर का एक एग्जाम्पल है। इस पूरे कर प्रणाली की चर्चाएं जो कैसे कर को स्पष्ट किया जाता है, कैसे कर का दर काटा जाता है, सरकार किस प्रकार से कर का इम्पोजिशंस करती है, जब हम कर के इम्पोजिशंस की इकाई की चर्चा करेंगे तो उसमें इसके बारे में हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। छात्रों, अधोगामी कर की रेखा चित्रीय व्याख्या ठीक उसी अक्ष पर जैसे पिछले रेखा चित्रों में हमने देखा था कि ओ एक्स अक्ष पर उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित किया जा रहा है और ओ वाई अक्ष पर कर की दर को प्रदर्शित किया जा रहा है। छात्रों, ये सैफरन कलर की जो रेखा चित्र है वो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट को स्पष्ट कर रही है। जब उपभोक्ता की 1000 रुपये की इनकम है तो उसे 10% की दर से कर का भुगतान करना पड़ रहा है। जब उसकी आय बढ़ करके 5000 रुपये हो जा रही है तो उसे 12% की दर से कर का भुगतान करना पड़ रहा है। और जब उसकी आय बढ़ करके 10,000 रुपये हो जा रही है तो उसे 14% की दर से कर का भुगतान करना पड़ रहा है। रेखा चित्र में जो लाल रेखाएं हैं उस रेखाओं को अगर आप देखिए तो जब उपभोक्ता की आय 10,000 से 15,000 हो जा रही है तो अब उसे कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ रहा है, 14% की दर से ही कर का भुगतान करना पड़ रहा है, जिसे हमने रेखा चित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया है। और पुनः जब उसकी आय आय और बढ़ करके 15,000 से 30,000 हो जा रही है तो अब उसे कर की दर कम दर से देना पड़ रहा है, वो 14% से घट करके 12% बन जा रहा है। आप रेखा चित्र में देख भी रहे हैं, टी डैश रेखा पहले वृद्धिमान है, फिर कांस्टेंट है और अंत में डिग्रेड कर रही है, गिर रही है, ह्रासमान की अवस्था को प्राप्त हो रही है। तो यह स्वरूप ही इसका दिख रहा है, पहले वृद्धिमान, फिर कांस्टेंट और बाद में डिक्रीजिंग नेचर। यही अधोगामी कर की रेखा चित्री व्याख्या है। छात्रों, अब हम कर के अगले वर्गीकरण की तरफ चलते हैं, जहां पर स्वरूप के आधार पर, नेचर के आधार पर कर का वर्गीकरण किया गया है। कल के लेक्चर्स में हमने आपके साथ शेयर किया था कि कर के 2 स्वरूप हैं, एक प्रत्यक्ष कर है और दूसरा अप्रत्यक्ष कर है, परोक्ष कर भी हम कह सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकी अलग अलग चर्चा हम अब आपसे आगे के रूप में कर रहे हैं। छात्रों, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिन पर कर का इम्पोजिशंस और कर का बर्डन दोनों एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, या और आसान भाषा में कहा जाए जहां पर कर लगाया जाए, अगर कर भुगतान का बोझ भी उसी व्यक्ति के द्वारा वहन किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग, वेयर द इम्पोजिशंस एंड द बर्डन ऑफ द टैक्स इज ऑन सेम पर्सन, सेम पीपुल, इट इज़ नोन एज द डायरेक्ट टैक्सेशन। इस कर को प्रत्यक्ष कर इस नाते कहा जाता है क्योंकि करदाता और कर लगाने वाले दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है। करदाता सीधे अटैचमेंट में होता है, कर लगाने वाले अर्थात सरकार की बात मैं कह रहा हूँ, अर्थात सरकार के सीधे अटैचमेंट में होता है। इस नाते इस कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। यह करदाता और कर लगाने वाले के सीधे संबंध को स्पष्ट करता है। यह कर किसी भी देश के आय का एक बहुत बड़ा जरिया है।
प्रत्यक्ष कर सामान्यतः सरकार को आकलित करना आसान होता है, उसे ज्ञात करना आसान होता है कि कितना करदाता उसे प्रत्यक्ष कर के रूप में भुगतान करेगा। और इस कर के गुणों में यह बताया जाता है कि यह कर राष्ट्रवादी कर है। करदाता जब प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है तो सरकार से अपने कर का हिसाब लेना, कर का हिसाब मतलब सरकार उस कर से के राशि से जो आय संग्रह कर रही है उस राशि का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रही है, इसके बारे में वह जागरूक होता है। इस कारण वह सरकार के ऊपर हमेशा निगरानी रखता है कि वह कर का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। प्रत्यक्ष कर के गुण और दिए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर मूलतः उस व्यक्ति के ऊपर लगता है जो आय ज़्यादा कमाता है। सरकार प्रत्यक्ष कर के द्वारा अधिक आय वाले से कर का संग्रहण करती है और कम आय वालों पर इसका भुगतान करती है। सार्वजनिक व्यय प्रणाली के द्वारा उनको राहत देती है, उनको सब्सिडी देती है, उनको सहायता देने का कार्य करती है। प्रत्यक्ष कर के गुण और भी बताए जाते हैं कि प्रत्यक्ष कर वह कर प्रणाली है जो सामान्यतः किसी देश के सरकार के दायित्वों को निर्वहन करने के लिए और सरकार के सामाजिक जो दूरियां हैं उनको समाप्त करने में सहायक होती है। तो यह प्रत्यक्ष कर के कुछ गुण हैं। आलोचनाएं भी की जाती हैं कि किसी भी व्यक्ति से ऊपर अगर प्रत्यक्ष कर लगा दिया जाता है तो उसकी उत्पादन क्षमता हतोत्साहित होती है। इस नाते प्रत्यक्ष कर की दर अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु आज के चलन में लगभग हर देश प्रत्यक्ष कर लगाता है। लगभग हर देश अपने नागरिकों के ऊपर डायरेक्ट टैक्स को इम्पोज करता है, क्योंकि यह सरकार के आय का बहुत बड़ा जरिया है। हर देश में बहुत बड़े ऐसे लोगों का समूह है जो कम आय प्राप्त करने वाला है, सरकार उनसे कर नहीं ले सकती है। तो इस नाते सरकार जो उच्च आय वर्ग हैं, जिनके पास उनकी आवश्यकता से अधिक संसाधन है, उनकी आवश्यकता से अधिक संपत्तियां हैं, उनके ऊपर कर का इम्पोजिशन सरकार प्रत्यक्ष कर के रूप में करती है और यह सरकार के आय का बहुत बड़ा स्रोत है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण भी हैं जिनकी चर्चा हम आपको से अगले स्लाइड्स में कर रहे हैं। छात्रों, प्रत्यक्ष कर में आयकर, इनकम टैक्स जो एक निश्चित आय से अधिक आय अर्न करने वाले व्यक्तियों के ऊपर लगता है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द इनकम टैक्स। उद्यम कर, कॉरपोरेट टैक्स, जो उद्यम घराने हैं उनके द्वारा जो उत्पादन का कार्य किया जाता है उस पर उनको एक अच्छा खासा लाभ मिलता है। अगर व्यक्ति के ऊपर लगेगा तो उसको इनकम टैक्स कहा जाएगा, उद्यमी घरानों के ऊपर लगेगा, औद्योगिक इकाइयों के ऊपर लगेगा तो वही कर उद्यम कर के रूप में कहा जाता है। तो यह कर भी प्रत्यक्ष कर में शामिल है। संपत्ति कर, छात्रों आपको ज्ञात होगा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संपत्ति का क्रय विक्रय करते हैं, जो संपत्ति का निर्माण करते हैं। यह संपत्ति क्रय करने वाले को शुद्ध लाभ देती। जैसे मैंने कोई ज़मीन खरीदी तो ये मेरी प्रॉपर्टी बनी, तो ऐसी प्रॉपर्टी पर सरकार कर लगाती है, इसे संपत्ति कर कहते हैं। यह भी प्रत्यक्ष कर के रूप में ही शामिल किया जाता है, इसे भी किसी दूसरे के ऊपर टाला नहीं जाता है। वंशानुक्रम आय पर कर, मेरे पिताजी की कोई संपत्ति है, अगर वह मुझे ट्रांसफ़र हो गई तो हर ट्रांसफ़र पर सरकार कर लेती है, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। यह भी प्रत्यक्ष कर के ही उदाहरणों में शामिल है। उपहार कर, बहुत सारे उद्यमी अपने एम्बेसडर को या बहुत सारे लोग अपने परिचितों को व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से गिफ्ट देते हैं, सरकार उस कर को प्रत्यक्ष कर के रूप में शामिल करती है। इसमें एक वाकया MRF कंपनी के द्वारा सचिन तेंदुलकर को दिए गए गिफ्ट के रूप में देखा जा सकता है, या मैंने क्लासेज में चर्चा किया था फार्मूला 1 रेस के फैंस के रूप होने के नाते भारत के सचिन तेंदुलकर को फार्मूला 1 कार वालों ने अच्छा खासा गिफ्ट किया था, कार गिफ्ट किया था। तो ये उसके एग्जांपल्स में हैं, उनको गिफ्ट प्राप्त हुआ, इस नाते उन्हें प्रत्यक्ष कर का भुगतान करना पड़ा। तो यह भी उसका एक उदाहरण है गिफ्ट टैक्स के रूप में। चल संपत्ति का कर, आप सोने खरीदने के लिए जाते हो, सोने की संपत्ति बनाते हो, तो ऐसी संपत्तियां जिनसे आपको भविष्य में लाभ की संभावना है, या ऐसी संपत्तियां जो आपको चल संपत्ति के रूप में कार्य करती हैं, उस पर भी सरकार वेल्थ टैक्स आपसे लेती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रत्यक्ष कर के। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 6 ही एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष कर के, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्यक्ष कर के रूप में शामिल किए जाते हैं जिनका इम्पोजिशंस अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से करती हैं। ये कुछ वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं प्रत्यक्ष कर के। अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर से आशय ऐसे कर से है जहाँ पर कर का भार किसी और के ऊपर लगाया जाए और कर का वहन कोई और करे। कर लगाया किसी और के ऊपर जाए और कर के बोझ का वहन कोई और करे। इसका मतलब कह सकते हैं वेयर द इम्पोजिशंस
of the tax is another direction, another persons, and the burden bear by the some other persons. तो ऐसे टैक्सेस को हम लोग अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर कहते हैं। सबसे बड़ा रेंज किसी देश की सरकार के पास आएगा यही कर है। हम वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदते हैं तो उत्पादनकर्ता के ऊपर सरकार ऐसे कर का इम्पोजिशंस करती है, जबकि वह उत्पादनकर्ता कर का भुगतान तो कर देता है किंतु उस कर की राशि को उन वस्तु के कीमतों में सम्मिलित कर देता है। तो जब करदाता के द्वारा वह राशि वस्तु की कीमतों में सम्मिलित कर दिया जाता है तो उसका बोझ जो है वो वस्तुओं पर ट्रांसफ़र हो जाता है, और धीरे धीरे वो वस्तु जब उत्पादनकर्ता से उपभोक्ता के पास पहुंचती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की लागत के साथ साथ उस कर का भार भी वहन करता है। तो इम्पोजिशंस ऑफ द टैक्स on the producer, but the burden of the tax is bear by the consumer of the commodities. So यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि कर का बोझ कहीं और है और कर का भार कहीं और है, लगाया कहीं और गया है और उसको वहन कोई और कर रहा है। इसका मतलब कि यह प्रत्यक्ष रिलेशन जो है हमारे करदाता का और कर वहनकर्ता का अलग अलग जगह पड़ रहा है। कर लगाने वाला जिसके ऊपर कर लगा रहा है, कर का बोझ वह वहन नहीं कर रहा है बल्कि उसका बोझ कोई और वहन कर रहा है, वो इनडायरेक्ट व्यक्ति वहन कर रहा है जिसके ऊपर कर लगाया ही नहीं गया था। तो इसी कारण इस कर को हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट स्पष्ट करता है कि द रिलेशंस ऑफ द टैक्स इम्पोजिटर और टैक्स पेयर अलग अलग है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द इनडायरेक्ट टैक्सेशन। छात्रों, अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है सीमा कर। कस्टम एक्साइज टैक्सेस के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। जब एक राज्य से दूसरे राज्य पर वस्तुएं जाती हैं तो उस सीमा पर कर लगा दिया जाता है, कस्टम टैक्स लगा दिया जाता है। बड़े बड़े फर्मों में जब फर्मों से माल बन करके बाहर निकलता है तो कस्टम अधिकारी वहीं बैठा होता है, वो उस वस्तु के उत्पादन पर एक कर लगा लेता है और वह कर उत्पादनकर्ता उस वस्तु की कीमतों में सम्मिलित कर देता है। तो कस्टम एक्साइज टैक्स ये इसी का एग्जाम्पल है। सेवा कर, जब कोई डॉक्टर से, कोई शिक्षक या कोई भी सेवा प्रदाता व्यक्ति इकाई अपनी सेवा किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है, और सरकार के द्वारा लगाए गए कर को वह कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति जिसके लिए सेवा देता है उसके मूल्य में सम्मिलित कर लेता है। तो इसे सेवा कर कहते हैं। भार इसका उत्पादनकर्ता सेवा प्रदाता के ऊपर लग रहा था, उसने इसके भार को ट्रांसफ़र कर दिया सेवा उपभोग करने वाले के ऊपर। तो यह अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। क्रय कर, परचेज टैक्स, जो व्यक्ति वस्तुओं सेवाओं को क्रय करता है उसे परचेज टैक्स देना पड़ता है। सामान्यतः इस कर को समाप्त कर दिया गया है और अब ये जीएसटी के कर में शामिल है, फिर भी एग्जाम्पल के रूप में है। तो परचेज करता जो उस कर का भुगतान उसके ऊपर लगाया गया है वह उसको क्रयकर्ता के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है, तो यह भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर ही है। विक्रय कर, सेल्स टैक्स, जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स हम भुगतान करते हैं, विक्रय कर हम कहते हैं। तो विक्रय कर का भुगतान जो उत्पादन करता है उसके द्वारा किया गया है, जो विक्रय कर रहा है वस्तुओं को उस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसका बोझ जो है वो वस्तु की कीमतों के साथ हमें भुगतान करना पड़ता है। तो इस नाते इसको भी हम परोक्ष कर के रूप में कहते हैं। और ये सारे टैक्सेस को लगभग अब कंसाइज करके एक सामान्य कर बनाया गया है जिसको गुड्स सर्विस टैक्स कहा जाता है, वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। हमारे कर सुधार प्रणाली में ये जो ऊपर के मैंने पांचों कर की चर्चा आपके साथ की, ये वैट में अलग अलग थे या इसके पुराने टैक्सेशन सिस्टम में ये अलग अलग थे। अब जब से ये जीएसटी लग गया है तो ये सारे करों को मिला करके एक समान कर बना दिया गया है जिसका नाम वस्तु एवं सेवा कर है। छात्रों, ये वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये अप्रत्यक्ष कर जिसकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी टैक्स इज़ द सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। मैं सिंगल कह रहा हूँ लेकिन ये एकमात्र नहीं है, ओनली वन नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ लीकर कमोडिटीज़ के ऊपर, पेट्रोकेमिक्स के ऊपर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। तो कमोबेश मैक्सिमम कमोडिटीज़ के ऊपर जो ये कर है, जीएसटी टैक्स है, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल आपके सामने है। छात्रों, मात्रा के आधार पर कर को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एकल कर और बहुल कर। एक कर और मल्टीपल टैक्स, सिंगल टैक्स और मल्टीपल टैक्स, इसकी व्याख्या हम अगले स्लाइड में आपके साथ कर रहे हैं। छात्रों, एक कर या एकल कर,
वह कर है जो एक मद अथवा शीर्ष के रूप में लगाया जाता है, जो एक मद पर ही लगाया जाता है, या जो किसी एक व्यक्ति के ऊपर एक मुश्त लगाया जाता है, उसे एकल कर कहा जाता है। जैसे भूमि कर के बारे में सुना होगा आपने, संपत्ति कर के बारे में सुना होगा, कि इसी प्रकार के कर के एग्जाम्पल्स हैं। एकल कर का आशय, जब सरकार एक ही प्रकार का कर लगाए तो उसे हम एकल कर कहते हैं। यह प्रतिमाह के रूप में, वर्ष के रूप में एक बार वसूला जाता है, तो यह इस कर का एक एग्जाम्पल है। छात्रों, एकल कर का उदाहरण भूमि कर और आयकर, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि भूमि कर को या आयकर को एकल कर कहा जाता है। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम वाटर टैक्स जमा करते हैं, साल में एक बार हम वाटर टैक्स का भुगतान करते हैं, या इसके साथ साथ कुछ लोग कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करते हैं, हाउस टैक्स का भुगतान करते हैं। ये साल भर का एक मुश्त हमसे लिया जाता है। गांव में मालगुजारी कर है, तो ऐसे करों को हम एकल कर के रूप में मानते हैं। आपने उस संसाधन को कितना यूज़ किया है, किस तरीके से यूज़ किया है, यह अलग इशू है। सरकार साल भर में मासिक रूप से एक बार आपसे कर का भुगतान ले लेती है, उसे एकल कर कहा जाता है। उसके बार बार की इकाइयों के रूप में नहीं लगाया जाता है। आप इसका एक प्रकार यह भी देख सकते हैं, जब किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार के द्वारा कोई आवास प्रदान किया जाता है, तो आवासीय भत्ता के रूप में, उससे आवासीय कर के रूप में उसे एक मुश्त राशि को उसके वेतन से डिडक्ट कर लिया जाता है। यह एक मुश्त कर है, और उस संपत्ति का आप कैसे प्रयोग कर रहे हो, हर प्रयोग की अलग अलग इकाई के लिए आपसे कर नहीं लिया जाएगा। उस कर, उस संसाधन का एक मुश्त आपसे कर ले लिया जाता है। इसी नाते इसको एकल कर कहा जाता है। तो एकल कर ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जो भूमि कर है, आय कर है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द सिंगल कर सिस्टम्स। छात्रों, बहुल कर से आशय किसी ऐसे वस्तु पर, किसी वस्तु के उपभोग पर जब एक से अधिक कर लगाए जाते हैं तो उसे बहुल कर कहा जाता है। जितनी भी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, वस्तुओं के कीमतों के बाद लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, टैक्स नहीं, टैक्सेस। इसका मतलब उसमें बहुत सारे करों को शामिल किया गया है, तो यह बहुल कर है। उसमें प्रोडक्शन टैक्स भी है, एक्साइज टैक्स भी है, उसमें सेल्स टैक्स भी है, उसमें लोकल म्यूनिसिपालिटी टैक्स भी है। कई प्रकार के टैक्सों को मिला करके उस वस्तु की कीमत को तय किया गया है। एक से अधिक कर उसमें लगे हुए हैं, ऐसे कर को हम बहुल टैक्स कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि कई सारे कर को मिला करके जब एक वस्तु के ऊपर कर के बोझ को तय किया जाता है, तो कई सारे कर का भार बहुल कर प्रणाली को स्पष्ट करता है। बहुल कर प्रणाली एक ऐसी कर प्रणाली है जहां पर एक ही वस्तु के ऊपर एक से अधिक करों को लगाया जाता है। प्रोडक्शन टैक्स, विक्रय टैक्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे बहुल टैक्स के, जो वस्तुओं की कीमतों पर शामिल हैं, जो वस्तुओं के क्रय करने पर हमें भुगतान करने पड़ते हैं। ऐसे जिन भी संपत्तियों को हम क्रय करते हैं, जिन भी उपभोगगत वस्तुओं को हम क्रय करते हैं, अगर वह ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे प्रॉपर्टी को बनाने का काम करती है, जो हमारी वेल्थ है, वो कंज्यूमिंग कमोडिटीज़ है, तो उन कमोडिटीज़ के ऊपर जो भी कर लगे होते हैं, उन कर को हम लोग बहुल कर कहते हैं। उस पर कई प्रकार कर लगे होते हैं। कुछ राज्य के कर, कुछ केंद्र के कर, कुछ जो जिन देशों से, जिन राज्यों से बन के आ रहा है, उन देशों का कर, उन राज्यों का कर, तो ये नगर पालिका का भी कर लगा होता है। तो ऐसे कर को हम लोग बहुल टैक्स में शामिल करते हैं। छात्रों, कर का आखिरी वर्गीकरण मूल्यांकन के आधार पर, इवैल्यूएशन के आधार पर छात्रों, कर को 3 भागों में बांटा जाता है। एक विशिष्ट कर, स्पेशल कर, दूसरा मूल्यानुसार कर, टैक्स बाय प्राइसेस, और तीसरा है डबल टैक्सेशन सिस्टम, जिसे हम लोग दोहरा कर कहते हैं। तो मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशंस, कर का जो स्वरूप है, कर किस रूप में लगाया गया है, कर के लगाने के पीछे उद्देश्य क्या था, उसको मूल्यांकित करना ही कर का जो है इवैल्यूएशन के आधार पर कर के वर्गीकरण की बात करता है। विशिष्ट कर के उदाहरण में मादक वस्तुओं पर लगने वाले कर, रेड वाइन, स्पेशल काइंड की वाइन जब हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर एंटीक वाइन का कर लगता है। तो ऐसी वस्तुओं पर हम कह सकते हैं कि ये विशिष्ट कर है। स्थानीय कर, कई बार किसी क्षेत्र विशेष पर आप रहते हैं
तो वहाँ पर भी आपको विशिष्ट कर भुगतान करना पड़ता है। आप जैसे महानगर में जाएंगे तो उसी वस्तु के उपभोग के लिए आपको अतिरिक्त कर का भुगतान करना पड़ेगा, या किसी विशिष्ट टाइम पर किसी विशिष्ट स्थान पर अगर किसी विशिष्ट पीक पीरियड में आप जाएंगे तो उसके लिए आपको अधिभार भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसे कर को स्थानीय सरचार्ज भी कहते हैं, लोकल सरचार्ज आप कह सकते हैं। तो यह भी एक विशिष्ट प्रकार का कर है। और जैसा अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि किसी भी विशिष्ट सेवा को अगर आप यूज़ करते हैं, किसी भी विशिष्ट लाभ को आप अगर अर्न करते हैं, तो उसके लिए आपको जो अधिभार देना पड़ता है वो विशिष्ट प्रकार का कर है। उसे हम लोग विशिष्ट प्रकार के कर की श्रेणी में शामिल करते हैं। छात्रों, मूल्यानुसार कर, यह कर वस्तु पर उनके मूल्य के अनुसार लगाए जाते हैं। इस प्रकार के कर योग्य वस्तुओं में मूल्यांकन के पश्चात लगाए जाते हैं। जैसे निर्यात अथवा आयात पर किसी वस्तु पर हम 5%, 10% के रूप में, या 5 रुपये पैसे 10 पैसे के रूप में कर लगा देते हैं, तो ऐसे कर को हम लोग मूल्यानुसार कर कहते हैं। या ये भी कहा जा सकता है, मैंने कल एग्जाम्पल के रूप में आपके साथ शेयर किया था कि अगर हम 1000 रुपये का जूता खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें कर का दर भुगतान कम करना पड़ रहा है। अगर हमारी कीमतें महंगी हो जाती हैं तो हमें कर का भुगतान ज़्यादा करना पड़ता है। तो चूँकि वो मूल्य बढ़ गया उस वस्तु का, इस नाते हमें कर का भुगतान ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ऐसे वस्तुओं का कर जो मूल्य के आधार पर लगता है उसे हम मूल्यानुसार कर कहते हैं। ये मूल्यानुसार कर का डिस्क्रिप्शंस है। उदाहरण के लिए फैंसी वस्तुओं पर कर, महंगी वस्तुओं के ऊपर कर, विदेशी वस्तुओं के ऊपर कर, इंपोर्टेड कमोडिटीज़ के ऊपर आप कह सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम विशिष्ट वस्तुओं के ऊपर, हम उसके कीमतों के ऊपर जो हम कर के रूप में अध्ययन करते हैं। तो ऐसे कर को हम लोग मूल्यानुसार या कीमतों के आधार पर कर कहते हैं, जो उसके टैग को बढ़ा देता है। किसी एक्टर एक्ट्रेसेस के द्वारा किसी फैंसी शो में पहना गया कपड़ा बहुत महंगा बिकता है। वो क्यों महंगा बिकता है? क्योंकि उसके ऊपर एंटीक कॉस्ट लग गया है। तो ऐसी वस्तुएं विशिष्ट हो गई हैं, ऐसी वस्तुओं की कीमतें हाई हैं, इस नाते उसके ऊपर सरकार कर लगा देती है। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग इस श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। छात्रों, दोहरा कर, जब एक व्यक्ति एक ही सेवा के लिए 2 बार कर देता है तो इसे दोहरा कर कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि भारत किसी वस्तु को विदेश से आयात कर रहा है तो विदेश जिस देश से वो आयात कर रहा है वह तो उस वस्तु के ऊपर कर लगाएगा, और वो भारत में जब आ जाएगा तो भारत भी उस वस्तु पर कर लगा देगा। तो एक ही वस्तु पर 2 अलग अलग देशों ने कर लगाया। जीएसटी लागू होने से पहले अगर हम किसी सामान को जम्मू कश्मीर से, अगर हम सेब को मंगाते हैं तो जम्मू कश्मीर की सरकार सेब के ऊपर कर लगाएगी। तो एक तो कर जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिया, और जब हम अपने यहाँ उपभोग करते हैं तो हम भी उसके ऊपर, हमारी सरकार भी उनके ऊपर कर लगा देती है। तो एक ही वस्तु के ऊपर 2 बार कर लगा, तो ये दोहरा कर प्रणाली है। ऐसे ही बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स जीएसटी लागू होने से पहले अपने यहाँ उस वस्तुओं के उत्पादन पर कर लगाते थे, और जब दूसरे राज्य में वो वस्तुएं उपभोग होती थी तो उस राज्य के सरकार के द्वारा भी उनके ऊपर कर लगा दिया जाता था। तो दोहरा कर प्रणाली कमोवेश यही कर प्रणाली है। ये ऐसी कर प्रणाली है जहाँ पर एक ही वस्तु के ऊपर एक से अधिक बार कर लगता है। दोहरा कर नाम से ही स्पष्ट है, इसलिए इसको दोहरा कर प्रणाली हम लोग कहते हैं, दोहरी कर के रूप में शामिल करते हैं। और जीएसटी में एक्चुअली इसी कर प्रणाली की आलोचनाओं को, कमियों को दूर करने के लिए जीएसटी को लागू किया गया था। ये दोहरा कर प्रणाली की आलोचना थी कि इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो दोहरे कर प्रणाली को अब समानतः हर देश की सरकारें धीरे धीरे कम कर रही है। इस इफेक्ट को जब कभी अलग लेक्चर में मैं चर्चा करूंगा तो आपको उसके बारे में स्पष्ट करूंगा। अभी दोहरा कर प्रणाली यही है, आप समझिए कि जहां पर एक ही वस्तु के ऊपर एक से अधिक बार कर लगा दिया जाए तो उसे दोहरा कर कहते हैं। और कमोबेश हर देशों में जहाँ पर समान कर प्रणाली है, मूल्य वृद्धात्मक कर है, वैट टैक्सेस है, वो सारे के सारे वैट टैक्सेस दोहरे कर प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। जीएसटी में काफ़ी हद तक उसको दूर करने की कोशिश की गई है, लेकिन एग्जाम्पल ग्रुप में आप देख सकते हैं, हम जब कोई जीएसटी देते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों होता है। सीजीएसटी सेंट्रल लगा रही है और उसी वस्तु के ऊपर एसजीएसटी भी लग रहा है, तो सेंट्रल भी लगा रहा है, स्टेट्स भी लगा रहा है। तो दोहरा कर प्रणाली ये उसका एक एग्जाम्पल है। दोहरे कर प्रणाली के अंतर्गत हम ऐसे ही कर को अध्ययन करते हैं, और ये बृहद स्वरूप है। लगभग हर प्रकार के अप्रत्यक्ष करों में दोहरा कर प्रणाली जीएसटी से पहले बृहद मात्रा में लगता था और अब आंशिक मात्रा में यह कर लग रहा है। छात्रों, ये था हमारा
कर का विश्लेषण या कर का वर्गीकरण, कर के तरीक़ों के आधार पर, कर के लगाने के तरीक़ों के आधार पर जो कर का विश्लेषण था वो मैंने आपके सामने रखा। ये लेक्चर कैसा आपको लगा, इसके बारे में आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल के में कमेंट करके या सूचनाओं के द्वारा आप हम तक प्रेषित करें, जिससे हम और आने वाले लेक्चर्स को आपके प्रश्न को आधार बना करके, क्या चीज़ें आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसको आधार बना करके हम आपको और इफ़ेक्टिव तरीके से अपने इस लेक्चर्स को आप तक उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।